और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मॉक ड्रिल से पहले चौंकाने वाला दावा पाकिस्तान से किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया और कहा गया है कि उनके रडार में भारतीय नौसेना का विमान देखा गया है। वीडियो जारी कर पाकिस्तान ने बड़ा दावा किया है। हालांकि दैनिक जागरण इसकी पुष्टि नहीं करता है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि भारतीय विमान उनके रडार में देखा गया है। ये एक बहुत बड़ा दावा इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी साहब, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं और ये जो दावा किया जा रहा है, कहा यह जाता है कि जब खौफ दिल में भरा हो और सर पर सवार होना तो सिर्फ सपने में मौत ही आती है। पाकिस्तान में भी यही हालत है सर, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, और होनी भी चाहिए। जैसी घृणित कार्रवाई उन्होंने करी है, जैसी नीच कार्रवाई हरकत उन्होंने करी है, कोई 28 निर्दोष लोग मार डाले हैं, 17 घायल किए हैं, वहां पे धर्म पूछ कर, मजहब पूछ कर मारा है, तो आप क्या समझते हैं? आपको कोई, आप सीटी बजाते निकल जाएंगे? पलटवार होगा, जरूर होगा, और आपको तकलीफ होगी, क्योंकि हम अब समझ गए हैं कि 2016 में हमने इनको स्ट्रेटेजिक सिग्नल दिया कि भाई इसके आगे मत बढ़ो, 10 पार नो फर्दर। स्पेशल फोर्सेस हमारे गए, सीमा पार करी और कोई 40 मारे, 1 साल के लिए चुप रहे। फिर पुलवामा में चुलबुली, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, 2-2.5 साल चुप रहे। अब फिर इन्होंने शुरू किया है, तो अब इसका मतलब स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग का टाइम खत्म। अब हमको डेटरेंस बाय पनिशमेंट, पाकिस्तान को किए की सजा देनी होगी, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान सीटी बजाते हुए एक नो कॉस्ट लो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है भारत के बरखिलाफ। दिस कैनॉट कंटिन्यू। बख्शी साहब, हमें तो यही करना पाकिस्तान दुनिया भर में जा रहा है। बौखलाहट साफ है कि हमें बचा लो। कौन कौन मदद के लिए सामने आ सकता है? चीन कहा जा रहा है कि मदद कर सकता है सर, क्या कहेंगे उस पर? बिल्कुल कर सकता है, और चीन ने कहा है कि हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द सीज, आयरन क्लैड रिलेशनशिप है हमारी पाकिस्तान के साथ। लेकिन साहब, मैं 2-3 फैक्ट्स बता दूं। चीन जानता है कि भारत 1962 का भारत नहीं है। 2022 में उसने हमको छेड़ने की कोशिश करी और उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। ठीक है साहब, अब वो जानता है कि अगर वो भारत के साथ छेड़खानी करेगा तो चीन बहुत अक्लमंद देश है, बहुत सब्र वाला देश है अदरवाइज, और उनकी स्ट्रैटेजी, वॉर स्ट्रैटेजी कहती है कि कभी 2 फ्रंट पे मत लड़ो। ठीक है, 2 फ्रंट पे मत लड़ो। ईस्टर्न फ्रंट पे चीन बहुत बिजी है, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, फिलीपींस, वियतनाम के साथ, तो वो वेस्टर्न फ्रंट नहीं खोलना चाहता इस वक्त। ठीक है साहब, तो और इसीलिए उसने जो है कार्रवाई शुरू करी थी कि एक थॉ आ जाए हमारे रिश्तों। ठीक है, वो भी चाहता था और हम भी समझ गए थे कि जिस तरह चचा जो बाइडेन हाथ धो के भारतवर्ष के पीछे पड़ गए थे, तो अकलमंदी थी कि चीन के साथ टेम्पररी ट्रूस कर ली जाए या ट्रूस कर ली जाए लॉन्ग टर्म, जैसा भी वो चाहते हैं। तो वो बड़े खुश होके उन्होंने जो है उन्होंने भी कहा था कि हाँ साहब, हमको बिल्कुल सूट, हमको लड़ना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। अब उसने 3-4 महीने नहीं हुए, पीठ में छुरा घोंपने की अगर कोशिश करेगा तो ठीक है साहब, हम भी ये याद रखेंगे, और जब चीन लड़ रहा है ताइवान के साथ तो हम भी उसकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं ना उस वक्त। चीन को ये पता है। बिल्कुल। तो चीन पाकिस्तान को लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा, उसको इंटेलिजेंस सपोर्ट देगा, उसको हथियार देगा, बस। इससे ज्यादा वो बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालेगा, वो खुद नहीं लड़ेगा। तो ज्यादा हमको भी कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है सर। तुर्की भी है जो ये कहता है कि हम इस लड़ाई में पड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन पहले सैन्य विमान को वहां पर उतार देना, फिर कहना कि वो तो सिर्फ फ्यूलिंग के लिए आया था, उसके बाद युद्धपोत पहुंच जाता है कराची। तो क्या तुर्की चाहता है? तुर्की क्या भूल गया है कि भारत ने किस तरह
2023 में उसके अर्थक्वेक के समय मदद की थी, जब 44,000 45,000 लोगों की जान वहां पर चली गई थी। एहसान फरामोश हो गया। नहीं, एहसान फरामोश तो ये लोग है ही शुरू से, ठीक है। लेकिन तुर्की जो है उसकी एम्बिशन है कि मैं खलीफा बनूं फिर से, जैसे मैं होता था वर्ल्ड वॉर 1 के पहले, ठीक है। खलीफा, खिलाफत, वो जो है खलीफा बनना चाहते हैं पूरी मुस्लिम उम्मा का। वो सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स वगैरह, ये जो लीडरशिप पोजीशन में है इस्लामिक वर्ल्ड में, क्योंकि वो सबसे अमीर, सबसे रिच, सबसे समृद्ध लोग, ठीक है। तो ये बड़ी देर से खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है। इसने तो यहाँ तक कहा था कि मैं 3,000 अपने टेररिस्ट ट्रेन कर रहा हूँ कश्मीर में लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये जरूर कोशिश कर सकता है कुछ हथियार भेजने की, कुछ ड्रोन भेजने की, ठीक है, और एमिनेशन भेजने की जी। लेकिन इसको पक्का अच्छी तरह मालूम है कि अगर ये ब्रिक्स में एंट्री चाहता है तो भारत इसकी एंट्री रोक सकता है, और बड़े इच्छुक हैं ये ब्रिक्स में आने के, आप समझे जी, बहुत इच्छुक हैं ब्रिक्स में आने के। और इसके लिए मैं नहीं समझता कि ये ज्यादा उचकेंगे, आवाज निकालेंगे, नॉइजेस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। जो आप बता रहे हैं कि C-130 जहाज, जहां वो उसकी खबर आई तो एकदम से इन्होंने सफाई दी, नहीं साहब वो तो जा रहा था मलेशिया, ठीक है साहब। फिर दूसरा आया इनका जो युद्धपोत, जो इनकी कॉर्वेट है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट, उसके बोला वो भी साहब मलेशिया जा रही थी वो ट्रेनिंग के लिए वगैरह वगैरह, ठीक है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए। तो मतलब देखिए हिम्मत नहीं पड़ रही खुल के बोलने की, क्योंकि उसके अंजाम है। भारत कोई पुश ओवर नहीं है साहब। सर, मुस्लिम देशों के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि मुस्लिम देश जो है, पाकिस्तान ये चाहता है कि वो सीधा सीधा उसके साथ में आ जाएं, और हालांकि ये दिखता नहीं है। सऊदी अरब का दौरा, प्रधानमंत्री आधा छोड़ के वापस आए, उसकी तरफ से भी बयान सामने आया, और बहुत सारे बयान इस वक्त सामने आ रहे हैं दुनिया से जो भारत के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे, मुस्लिम देश कहां तक ये पाकिस्तान का साथ दे सकते हैं? अरब जो देश है खासकर। देखिए अरब देश जो हैं, इस्लाम वहां उसका जन्म हुआ था, सऊदी अरेबिया में जन्मा था, मक्का मदीना में वो उसकी शुरुआत हुई थी। सऊदी अरेबिया में अगर आप देखें तो वो इकोनॉमी पे जोर दे रहे हैं, अपने लोगों की खुशहाली पे जोर दे रहे हैं, और वो लिबरलाइज कर रहे हैं अपनी इस्लाम को। लड़कियों को पढ़ने दे रहे हैं, गाड़ियां चलाने दे रहे हैं, वो तंबू हटा लिए गए हैं, ठीक है, हिजाब पहनती हैं आजकल, मतलब प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो आपका मैं अबू धाबी गया था कुछ महीने पहले, वहां के जो शेख हैं वो इतने एनलाइटेंड हैं कि उन्होंने एक मंदिर बनाने की इजाजत दी है, और वहां भव्य मंदिर बना है, स्वामी नारायण टेम्पल जो है, बड़ा भव्य मंदिर बना। मैं देख के आया हूँ, मत्था टेक के आया हूँ, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम इकोनॉमी पे जोर दें, हम जो है इकोनॉमी पे जोर दें, हम अपने लोगों की खुशहाली पे जोर दें। पाकिस्तान के इस्लाम के खलीफा बनना चाहते हैं मुल्ला आसिफ मुनीर, मुल्ला मुनीर, ठीक है। अभी उन्होंने जो है पिछले महीने घोड़े पे चढ़ के एक भाषण दिया था, ठीक है, जिसको वो सैमुअल हंटिंगटन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, क्लैश ऑफ हिंदू मुस्लिम सिविलाइजेशन थ्योरी वाला भी जो बयान था, बिल्कुल टू नेशन थ्योरी का बकवास, घिसा पिटा बकवास वो उसने किया। और उसके ठीक एक हफ्ते बाद हमने एक कॉम्युनल मैसेकर देखा पहलगाम में। कॉम्युनल मजहब पूछ के उसके कुत्तों ने मारा हमारे लोगों को, मजहब पूछ के। तो सीधे और सीधे इसकी जिम्मेवारी आसिफ मुनीर की है, पाकिस्तान की आर्मी और ISI की है। ये जो अगर युद्ध होता है तो हमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए पाकिस्तान के गुर्गे मारकर, वो एक्सपेंडेबल है, उनको तो वो राइट ऑफ कर चुका है। 2 कौड़ी की कीमत नहीं टेररिस्ट की जान की पाकिस्तान की फौज में। वो उनको 72 हूरों का चूरन खिला के और शराब की नदियां, पता नहीं क्या क्या नदियां मिलेंगी आपको कहाँ पे,
वो खिला खिला के मरवा रहा है, उसको कोई दो धेले का फर्क नहीं पड़ता। वो वहां की नाली, गंदी नालियों से रिक्रूट किए जाते हैं। ठीक है, हमको हिट करना पड़ेगा इस बार पाकिस्तान की जो असली टेररिस्ट है, पाकिस्तान की फौज, और जिसमें शामिल पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, जिसके बहकावे पे, जिसकी डॉग विसल पे ये हमला हुआ है। जी बिल्कुल। सर, मॉक ड्रिल पे जल्दी से बात कर लेते हैं। मॉक ड्रिल जो कल होने जा रही है, हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से जो जानकारियां दी गई, राज्यों को जो निर्देश दिए गए हैं, उसके तहत राज्य अब तैयारी भी कर रहे हैं। कई जगह मॉक ड्रिल जो है वो की जा रही है, उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग राज्यों में हो। सर, मॉक ड्रिल को लेकर क्या संकेत मिलते हैं, कैसे ये मॉक ड्रिल होती है? और सर, मैं ये भी जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक बेहद दिलचस्पी से जानना चाहते हैं कि 1971 के समय मॉक ड्रिल कैसे हुई थी सर? देखिए, 1971 में लास्ट मॉक ड्रिल्स हुई थी। मॉक ड्रिल में आप ब्लैकआउट की प्रैक्टिस करते हैं। लड़ाई के टाइम दुश्मन के जहाज बमबारी करने आते हैं सीमा के इस पार, ठीक है। अगर उनको, खासकर ज्यादातर रात में आते हैं, अगर उनको शहरों की बत्तियां दिख जाएं, गांव की बत्तियां दिख जाएं, तो वो नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। उनका नेविगेशन आसान हो जाता है, ठीक है। नहीं तो अगर टोटल डार्कनेस हो तो वो नेविगेशन में दिक्कत आती है, ठीक है। और इसके लिए ब्लैकआउट किया जाता है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 से, ये वर्ल्ड वॉर 2 से खासकर ये ड्रिल चली आ रही है। बॉम्बिंग जब होती है तो इमारतें गिरती हैं, लोग घायल हो सकते हैं, हादसा हो सकता है। किस तरह इवैक्यूएट करना, किस तरह शेल्टर में जाना, बॉम्ब शेल्टर में। आप यूक्रेन में देख रहे हैं, जब भी बॉम्बिंग होती है तो लोग मेट्रो स्टेशन के अंडरग्राउंड में चले जाते हैं, ठीक है। ये अंडरग्राउंड बहुत मुफीद जगह है आपको बचने के लिए। और एक चीज याद रखिए, मैं आप सब दुनिया को बताना चाहता हूं कि अगर कोई घायल हो जी, उसको या तो गोली लगे या उसको स्प्लिंटर लगे, तो एकदम वहां पट्टी कर दीजिए ताकि खून का रिसाव बंद हो जाए। ये पहलगाम में यही हुआ है। 1.5 घंटे तक किसी ने ना पट्टी करी ना कुछ करी, और लोग ऐसे ही खून के रिसाव से ही मर गए 1.5 घंटे तक। वो गोल्डन हाफ आवर कहा जाता है। तो ये सब चीजें सिखाई जाती है। ये कोई डरने की बात नहीं है, ये कोई भयभीत होने की बात नहीं है। ये दिस इज अ नॉर्मल प्रिकॉशन, सेंसिबल प्रिकॉशन, ठीक है। और ये एक संकेत भी है पाकिस्तान को कि हम अब युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। संकेतों से सर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, तभी तो रात रात भर उनके मंत्री सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। जो इनके प्रधानमंत्री जी हैं वो तो अस्पताल पहुंच गए हैं। आसिम मुनीर ने और सीनियर जर्नलों ने अपने परिवारों को अमेरिका और लंदन भेज दिया है। ये पहली बार सुना है हमने ऐसी बुजदली की। इतने डरे हुए हैं कि अपने परिवार भगा दिए, और औरों को बोल रहे हैं कि अल्लाह की राह में जो मरता है वो मरता नहीं है, माफ कीजिए, जो मरता है वो मर जाता है, ठीक है, ठीक है। और आपके बहुत सारे लोग मरवाएंगे। आप अपनी, इनको हवस थी कि मेरे को एक्सटेंशन मिले। मैं भी परवेज मुशर्रफ की तरह, जियाउल हक की तरह 11 साल राज करूं कम से कम। तो एक्सटेंशन के लिए ये अपने फौजी, अपने सिविलियन मरवा देना चाहते हैं। तो ये इनकी चॉइस है, हम क्या करें। चलिए ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। इस बीच एक बड़ी जानकारी सभी को बता दें, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो पाकिस्तान में हैं और वहां से बड़ा बयान दे रहे हैं। कहा है कि संयम बरतने की जरूरत है, संयम बरतने की अपील वहां से की जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री हैं, पाक दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री हैं सर। अब देखिए, वहां से यह कहा जा रहा है, ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान, इस्लामाबाद में बैठकें कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि संयम बरतिए। अब यह भी जानकारी दी गई है ईरान में, ईरान की जो एम्बेसी है भारत में, कि 8 मई को वो भारत भी आएंगे। बख्शी साहब, तो इस बीच ये बड़ी खबर, पाकिस्तान दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री हैं। हालात बिगड़ने से रोकने पर जोर दिया जा रहा है। ईरान का विदेश मंत्री जो है वो पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान, इस्लामाबाद में ये बैठक है। भारत आने की बात भी की जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनुराधा जी जुड़ गई हैं। अनुराधा जी, ईरान के विदेश मंत्री के इस्लामाबाद के दौरे को लेकर क्या जानकारी आपके पास है? क्या कुछ कहा है उन्होंने इस टेंशन पर?
जी बिल्कुल चेतन, इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस स्थिति के बीच में सबकी निगाहें टिकी है ईरान के स्टैंड पर, क्योंकि जहां एक तरफ रूस भारत का खुलकर साथ दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ईरान का स्टैंड क्या है, ये सवाल अभी तक बना हुआ है, क्योंकि ईरान ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि अगर जंग होती है तो क्या वो भारत का साथ देगा या फिर वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। इसी सस्पेंस के बीच में अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान पहुंच गए हैं। उन्होंने इस्लामाबाद का दौरा किया और उस दौरे के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद जो तनाव हुआ है उसे लेकर उन्होंने चर्चा की है और ये कहा है कि हम शांतिपूर्ण समझौता चाहते हैं, दोनों देश आपस में समझौता करें और ये समझौता किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए और ये समझौता तनाव कम करने के लिए होगा। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि पाकिस्तान हमारा मित्र है और इसी के साथ ही भारत से भी हमारा दोस्ताना है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम किसकी तरफ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों देश साथ में मिलकर शांति से इस तनाव को लेकर समझौता करें और बातचीत हो। उनका ये बयान साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये जोर इशारा करता है कि इजराइल इस तनाव के बीच में मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां एक तरफ दुनिया भर के ताकतवर देश खुलकर भारत के साथ आ रहे हैं और इसे लेकर कहा जा रहा है कि भारत के साथ है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान हमारा मित्र है तो भारत भी हमारा दोस्त है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तनाव का जो समाधान है वो शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाए। जी अनुराधा, उनके भारत आने का भी प्लान है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी चेतन, यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और देना चाहती हूँ कि जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान का दौरा किया है बल्कि उनका भारत आने का भी प्लान है। कहा जा रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री अब भारत का दौरा भी करेंगे। इसकी तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है, 8 मई को वो भारत आ सकते हैं और इस दौरान वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर तमाम दिग्गजों से मुलाकात कर सकते हैं। और ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि जब उनका भारत दौरा होगा उस दौरान वो राजधानी दिल्ली के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव उपजा है उसे लेकर बातचीत कर सकते हैं और इस बातचीत के अंदर वो मध्यस्थता की पेशकश भी कर सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का 8 मई को भारत दौरा होना है और इस दौरान वहां पर बड़ी बैठक हो सकती है। अब देखना होगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल तो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ईरान ने पहले ही कह दिया था कि हम दोनों देशों की बात सुनेंगे, इसलिए सबसे पहले वो पाकिस्तान गए और वहां पर उन्होंने वहां के विदेश मंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सभी से मुलाकात की और उनका पक्ष जाना। अब भारत आने की उनकी बारी है, वो भारत आएंगे और यहाँ पर भी वो इस तनाव को लेकर बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े, बहुत सारी जानकारियां उन्होंने दी हैं, अच्छे से समझाया कि आखिर कैसे ये मॉक ड्रिल जो है वो होती है, 1971 में कैसे हुई और अब पाकिस्तान की क्या हालत होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।